I am Usha and welcome to my channel Political Science with Usha। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो उस रिपब्लिक शब्द का असली पॉलिटिकल मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ वोटिंग तक सीमित है या इसके कोई गहरी आइडियोलॉजी छिपी हुई है इसके पीछे? तो आज की क्लास में हम रिपब्लिकनिज्म यानी गणतंत्रवाद को सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। गणराज्य सामान्यतः उदारवाद और विशेष रूप से रॉल्स की आलोचना करता है। गणराज्य शब्द का अर्थ राजतंत्र के विरोध में परिभाषित किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। गणराज्य शब्द का अर्थ राजतंत्र के विरोध में परिभाषित किया गया है। इसका आशय है कि गणराज्य में सरकार सिद्धांततः नागरिकों का साझा कार्य होती है जिसे वे सामूहिक भलाई के लिए संचालित करते हैं। यह पारंपरिक राज्य से भिन्न है जो अपने अधीन लोगों पर व्यक्तिगत अधिकार का प्रयोग करता है। गणराज्य की परंपरा का संबंध सिसरो, मैक्यावली, हैरिंगटन, एल्जोनियन सिडनी, सिसरो, मैक्यावली, हैरिंगटन, एल्जोनियन सिडनी इंग्लैंड के गृहयुद्ध के दौरान कुछ कम प्रसिद्ध विचारकों और 18वीं शताब्दी के ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के कई सिद्धांतकारों से जुड़ा है। इम्पोर्टेंट है ये जिसके विचारक है। ये परंपरा लॉक और मॉन्टेस्क्यू को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। गणराज्यवाद परंपरा ये जो है लॉक और मॉन्टेस्क्यू को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। ये इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता और सद्गुण वर्चू गणराज्य की मूल अवधारणा है। दो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता का अर्थ अत्याचारी शासकों की मनमानी शक्ति से मुक्ति और नागरिकों का अपने साझा कार्यों को संचालित करने का अधिकार है जिसमें सरकार में भागीदारी शामिल है। सद्गुण का अर्थ है देशभक्ति। सद्गुण वर्चू का अर्थ है देशभक्ति और सार्वजनिक भावना, एक ऐसा नायकत्वपूर्ण संकल्प जिसमें व्यक्ति अपने परिवार के हितों से ऊपर सामूहिक भलाई को प्राथमिकता देने को तैयार होता है। गणराज्यवादी विचारों की उत्पत्ति यूनान के नगर राज्यों में हुई, लेकिन वे प्राचीन रोम में केंद्रीय विचार बन गए। यानी इसकी स्टार्टिंग जो है वो यूनान में हुई थी। यूनान और रोम में रोम की महानता और स्वतंत्रता को वहाँ के नागरिकों के सद्गुण से जोड़ा जाता है। हालांकि कुछ विचारक उसकी संस्थागत संरचना की ओर ध्यान दिलाते हैं, खासकर उसकी मिश्रित संविधान व्यवस्था को, जो उसकी सफलता का कारण मानी जाती है। मिश्रित संविधान की धारणा सबसे पहले प्लेटो की लॉज में दिखाई देती है, जिसे अरस्तु ने पूरी तरह विकसित किया और पॉलीबियस में व्यवहार में लागू किया। तो इम्पोर्टेंट है। पॉलीबियस का तर्क था कि अगर राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक और लोकतांत्रिक तत्वों के बीच संतुलन बना दिया जाए तो अस्थिरता के अंतहीन चक्र को रोका जा सकता है, और यही विचार शास्त्रीय गणराज्यवाद का एक बुनियादी घटक बन गया। शास्त्रीय यानी प्राचीन, क्लासिकल। पुनर्जागरण काल के दौरान जो ये 15वीं 16वीं शताब्दी के समथिंग हुआ था, काल के दौरान गणराज्यवाद को मैक्यावली और फ्रांसेस्को ग्विचार्डी की रचनाओं में एक नई प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वे मानते हैं कि एक स्थिर गणराज्य केवल तब संभव है जब उसमें देशभक्ति आधारित सद्गुण हो, नागरिक सार्वजनिक हित के प्रति समर्पित हो। गणराज्य का मतलब है कि इसमें देशभक्ति आधारित सद्गुण हो, नागरिक सार्वजनिक हित के प्रति समर्पित हो, गुटिया झगड़ों से दूर रहे और निरंतर नागरिक गतिविधियों में भाग ले। ये इसकी विशेषताएं हैं गणराज्य की। फ्लोरेंस गणराज्य के पतन के साथ गणराज्यवादी विचारों का भी अवसान हो जाता है, लेकिन हैरिंगटन द्वारा इसे आंशिक रूप से पुनर्जीवित किया गया। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हैरिंगटन द्वारा इसे आंशिक रूप से पुनर्जीवित किया जाता है। हैरिंगटन स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं पर बल देते हैं। किस पे बल देते हैं? संस्थागत व्यवस्थाओं पर। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और शास्त्रीय मिश्रित संविधान को अपने समय के अनुकूल ढालते हैं। सिडनी मैक्यावली के पद चिन्हों पर चलते हुए तर्क देते हैं कि यूरोपीय गणराज्य अफ्रीका और एशिया की सरकारों की तुलना में अधिक सद्गुण वाले बेहतर सैनिक पैदा करती है। अमेरिका और फिर फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा एक ऐसे गणराज्य की स्थापना जो जन इच्छा को प्रतिनिधित्व करती है, उस धारणा को स्पष्ट रूप से बदल देती है कि गणराज्य केवल स्वशासित नगर राज्यों में ही सफल हो सकते हैं। इन क्रांतियों की सफलता ने गणराज्यों को राजाओं और चर्चों के लिए एक सार्वभौमिक चुनौती बना दिया।
क्रांतिकारी युग में गणराज्यवाद अपनी शास्त्रीय परंपरा की तरह स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कभी सद्गुण पर और कभी संस्थागत व्यवस्था पर जोर देता है। लेकिन रूसों को गणराज्यवाद नैतिकतावादी स्वर रखता है। टॉकविले निजी जीवन में आत्मलीनता को स्वतंत्रता के लिए एक खतरे के रूप में देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, टॉकविले निजी जीवन में आत्मलीनता को स्वतंत्रता के लिए एक खतरे के रूप में देखते हैं और अमेरिका में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए धर्म विशेष से प्रोटेस्टेंट मूल्यों के महत्व पर बल देते हैं। जहाँ मैकियावेली धर्म को सामाजिक रूप से उपयोगी समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैकियावेली धर्म को सामाजिक रूप से उपयोगी समझते थे, वहीं वे इसके स्वतंत्रता से अंतर्निहित संबंध को नहीं समझ सके। एक ऐसा विषय जिसे टॉकविले ने बहुत स्पष्टता से विकसित किया, विशेषकर उस प्रबोधन विचारधारा के विरोध में जो तर्क और स्वतंत्रता को धर्म विरोध के माध्यम से स्थापित करना चाहते थे। 19वीं शताब्दी में गणराज्यवाद पारंपरिक राजशाही के विरुद्ध संघर्ष किए जाने वाला एक आदर्श बना रहा। 19वीं सदी में गणराज्यवाद पारंपरिक राजशाही के विरुद्ध संघर्ष किए जाने वाला एक आदर्श बना रहा। 20वीं शताब्दी में गणराज्यवाद राजनीतिक कार्यक्रमों से लगभग लुप्त हो जाता है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि अब संघर्ष करने के लिए कोई राजशाही नहीं रह गई थी, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उदारवाद की वह धारणा प्रबल हो गई थी जो व्यक्ति की प्राथमिकता को सर्वोपरि मानती है। यह धारणा नकारात्मक और व्यक्तिवादी स्वतंत्रता को महत्व देती है और नागरिकों की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी की प्राचीन अवधारणा जो निजी जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी को पृष्ठभूमि में धकेल देती है। यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक कि हन्ना आरेंट स्वतंत्रता को नहीं बल्कि सार्वजनिक गतिविधि के रूप में पुनर्जीवित नहीं करती। हाल के समय में राजनीति को लेकर निराशा देखी गई है, साथ ही स्वतंत्र सार्वजनिक जीवन को बनाए रखने में राजनीतिक संस्कृति की केंद्रीय भूमिका पर फिर से जोर दिया गया है। जैसे कि जॉन रॉल्स की कृति यानी पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो 1993 में आई थी, इसमें स्पष्ट है। पोकोक और क्विंटन स्किनर की रचनाएं ये दर्शाती हैं कि गणराज्यवादी दृष्टिकोणों में समकालीन राजनीति को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। विशेष रूप से स्किनर स्वतंत्रता की एक नई समझ प्रस्तुत करते हैं, जहाँ उदारवाद स्वतंत्रता को हस्तक्षेप की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करता है, वहीं गणराज्यवाद स्वतंत्रता को अधीनता की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करता है, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मनमाने ढंग से किसी के विकल्पों में हस्तक्षेप करने की क्षमता। इस क्षमता का अभाव गणराज्यवादी स्वतंत्रता के आदर्श से जुड़ी हुई है। नागरिक सद्गुण की धारणा जो सार्वजनिक हित और नागरिकों की भागीदारी पर बल देती है, यह विचारों की एक ऐसी प्रणाली है जो उदारवाद से भिन्न है, क्योंकि उदारवाद समुदाय की तुलना में अधिकारों को, कर्तव्य की तुलना में स्वतंत्रता को और भागीदारी की तुलना में प्रतिनिधित्व और सद्गुण की तुलना में स्वार्थ को प्राथमिकता देती है। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।